जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी में। तो आज आपकी जो क्लास होने वाली है इट विल बी ऑन द मॉक टेस्ट पेपर ऑफ जनरल स्टडीज। जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट करी है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इस समय एंड टाइम पे बच्चे ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि हमने जितना भी मैटर पढ़ा है उस मैटर के ऊपर हम अब मॉक टेस्ट पेपर्स स्टडी करें, अटेम्प्ट करें। तो मैं उन मॉक टेस्ट पेपर्स की सीरीज आपके समक्ष लेकर आया हूं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ऑन द नोट जनरल स्टडीज। ठीक है, तो बच्चों देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू वुड्स चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट। ये जो वुड्स है इट इज व्हाट, इट इज अबाउट चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इट इज रिलेटेड टू चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट। ये कौन से इसकी बात कर रहा है? डलहौजी के टाइम पीरियड में। ध्यान रखना, कब? डलहौजी के टाइम पीरियड में जो एजुकेशन को लेकर के एक एक्ट आया था, तो उसी चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट की बात कर रहा है, जिसमें पूछ रहा है कि इस चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट को लेकर के कौन से कथन सही है। ठीक है, पहला कह रहा है ग्रांट्स इन एड। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये ग्रांट्स इन एड क्या होता है? ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा हेल्प के तौर पर दिया जाता है उसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और ये भी जो ग्रांट्स इन एड जो हेल्प दी जाती है ये सब राज्यों को नहीं मिलती, कुछ ही राज्यों को मिलती है और हर राज्य को एक समान नहीं मिलती। तो ये ग्रांट्स इन एड पॉलिटी से संबंधित कंसेप्ट है जो चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट का हिस्सा नहीं था। तो इसमें पहली स्टेटमेंट तो गलत है, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट को लेकर के नहीं है। इसके अलावा दूसरा कह रहा है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर के था, ये बिल्कुल सही है। ये इसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना की रिकमेंडेशन दी गई थी। इसी वजह से आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब लॉर्ड कैनिंग अगले वाइसरॉय बने तो उस टाइम पीरियड में 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित हुए थे। नेक्स्ट, इंग्लिश को माध्यम बनाने की बात की गई थी। यस, इंग्लिश को माध्यम बनाने की बात की गई थी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल। एक करेक्शन कर लेना, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, ये हाइयर है, ठीक है ना, एट हाइयर लेवल्स। ऑल की जगह क्या कर लेना आप, करेक्शन कर लेना, हमारी तरफ से मिस्टेक है। तो यहां पर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों सही है, तो दैट्स व्हाई आंसर वुड बी ब्रावो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला है, आपको नीचे दिए गए जो आयोग हैं उनको क्रम में लगाना है। ठीक है, चलिए लेट्स सी। सबसे पहले हंटर कमीशन की बात करते हैं। तो जो हंटर कमीशन है ये 1882 में आया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की बात की गई थी। सैडलर कमीशन जो आया था बेटा वो 1917 में आया था। सैडलर की स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, डोंट गो ऑन द स्पेलिंग। तो मैं पहले आपसे माफी मांगूंगा अगर आपको कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स लगेंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वुड डिस्पैच एक्ट, तो ये 1854 का है, डलहौजी के टाइम पीरियड में। और ये जो आपका सार्जेंट प्लान है इट इज ऑफ 1914। तो मैंने आपको ईयर बता दी है, इस ईयर के मुताबिक आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा, सी ए बी नहीं, आपको लगाना है फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। पहले आ जाएगा वुड 54, फिर 82, फिर CADB होना चाहिए, DB। अच्छा, एक करेक्शन कर लेना बेटा, यहां पर भी ध्यान रखना, इट इज D and B। ठीक है, यहां करेक्शन होना है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? डेल्टा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उन्होंने कहा है, अरेंज द फॉलोइंग अपराइजिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया। यानी कि 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो जनजातियों के विद्रोह हुए थे, हमने देखा था ट्राइबल अपराइजिंग, सोशल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स भी हुई थी। तो उन्हीं सोशल ट्राइबल अपराइजिंग्स को लेकर के आपके सामने कुछ नाम दिए गए हैं, इनको मैं क्रम में बता देता हूं। जैसे जो सिपाही म्यूटनी बंगाल में हुई थी, ये हुई थी एक 1764 में। अब आप कहेंगे सर सिपाही म्यूटनी तो हमने पढ़ी थी मंगल पांडे की। तो मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं ऑन दिस मॉक टेस्ट सीरीज, मैंने उसमें बताया था कि सैनिक विद्रोह मंगल पांडे का पहला नहीं था, इससे पहले भी सैनिक विद्रोह हो चुके थे। तो एक सैनिक विद्रोह हुआ था 1764 को, आप जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर के लिए फेमस है। तो बैटल ऑफ बक्सर के दौरान भी जो जब सैनिक विद्रोह हुआ था,
ठीक है, तो ये आपका 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर का सैनिक विद्रोह है, ये आपको ज्यादातर किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता। ठीक है, थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है। कच्छ रेबिलियन की बात कर देता हूं, तो इट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1819। राव भारमल करके एक राजा थे, ठीक है, उनके द्वारा। सिपाही म्यूटनी जो वेल्लोर, ये वेल्लोर का है बेटा, इट इज इन तमिलनाडु, ये हुआ था 1806 में। उसके बाद संथल अपराइजिंग आप सब जानते हैं, बहुत ही फेमस संथल अपराइजिंग यानी कि संथल रिवोल्ट हुआ था, और इसमें आपके यूपीएससी बार बार एनसीईआरटी से संबंधित एक प्रश्न पूछती है, दामीन ए को, यहां मैं अलग से आपको नोट करा रहा हूं, दामीन ए को क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, ये दामीन ए को क्या है, तो ये अरेबिक भाषा में जो है आउटस्कर्ट्स ऑफ राजमहल हिल्स को दामीने को लिखा गया है, क्योंकि संथल जनजातियों को ब्रिटिशर्स ने राजमहल की पहाड़ियों में भूमि प्रदान करी थी, तो द लैंड ऑफ संथल्स इज कॉल्ड एज दामीन ए को। तो ये संथल अपराइजिंग है बेटा 1855। ठीक है, उसके बाद आई आपकी कोल अपराइजिंग, तो कोल अपराइजिंग है 1832। तो उसके मुताबिक अब आपके लिए जवाब ढूंढना आसान हो जाएगा। मैंने इसमें ईयर्स लिख दिए हैं, अब आप मैच कर सकते हैं। सबसे पहले आना चाहिए आपका सिपाही म्यूटनी बंगाल की फर्स्ट, उसके बाद आपकी आनी चाहिए 1806 यानी कि थर्ड के बाद आपका आना चाहिए 1819 यानी कि 2, ठीक है, इजंट इट? तो इसलिए फर्स्ट, थर्ड, 2 किस में आ रहा है? अल्फा में, तो आंसर आपका क्या होगा बेटा? अल्फा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा गया है, एक तरफ आपको वर्ष दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको दिए गए हैं कि उसमें इंसिडेंट्स क्या क्या हुए, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 1764 जैसे आपको मैंने बताया बैटल ऑफ बक्सर से संबंधित है। जो 1829 में ये बेटा सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों के द्वारा उन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा पर बैन लगवाया। ठीक है, 1854 अभी अगेन चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट को लेकर के हम बात कर रहे थे, और जो 1856 है ये विडो, यहां पर बेटा ये विडो है, ठीक है, विंडो नहीं है, इट इज विडो यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ली। गॉट इट बेटा? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं कि किताब लिखी है आपके उसमें कुछ प्रश्न में है, ये अ नेशन इन द मेकिंग नाम की किताब किसने लिखी है? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और यहां पर मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज द सेकंड पर्सन टू क्लियर द आईसीएस एग्जामिनेशन। जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, पहला भारतीय जिसने सिविल सर्वे सेवाओं को के एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, द फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर, इंडियन आईसीएस ऑफिसर वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और दूसरे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन सिख एंड इंग्लिश कंपनी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड एलन बैरो। अब देखो ध्यान रखना, ये ट्रीटी ऑफ जो लाहौर है ये ब्रिटिशर्स का एक युद्ध चल रहा था, है ना, पंजाब में सिखों के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर एक जगहों पर आक्रमण करे, इन्वेजन्स करे, तो वहां पर एक ट्रीटी हुई थी 1845 में ये लड़ाई शुरू हुई थी। तो 1845 के आसपास 45 और 46 के बीच में लड़ाई हुई थी। तो यहां पर इस समय आप जरा वाइसरॉय की लिस्ट चेक करें तो आपको यह पता चलेगा कि लॉर्ड एलन बैरो वाज नॉट देयर, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। ये स्टेटमेंट सही है, यहां तक सही है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी सिखों के बीच में और इंग्लिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, बट नॉट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड एलन बैरो, इट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है बेटा, तो पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरा, डेलहाउसी ने जो है पंजाब को एनेक्स किया था। यस बेटा, डेलहाउसी के टाइम पीरियड में ही 1849 में पंजाब को ब्रिटिशर्स ने अपने टेरिटरी में विलय कर लिया। तो इसकी सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्रावो। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। पूछा गया है कि जो ये संस्थाएं हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, आपको इनको क्रम में लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इन द ईयर 1866, 1866 में इसकी स्थापना हुई। वहीं पे
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी बेटा 1870 में, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1885 में। तो अगर आप इसका सीक्वेंस देखें तो ये ऑलरेडी क्रम में लगी हुई है, तो इसीलिए इसका आंसर, इसका उत्तर हो जाएगा अल्फा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें कि जब क्लासेस में टीचर्स, यानी कि पर्टिकुलरली मैं अपनी बता रहा हूं, जो मैं जीएस आपको पढ़ाता हूं, मेरे को पता है बच्चों के ऊपर बर्डन कितना है अबाउट जीएस, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट हमारी मजबूरी है कि आपको हमें यूपीएससी के लेवल तक पहुंचाना है, तो इसलिए मैटर आपको पढ़ाना पड़ता है बेटा इतना सारा। हाँ, हम आपको क्लास में स्ट्रैटेजी भी बताते हैं कि कैसे आप अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं, बट उसके लिए बेटा हार्डवर्क के बाद स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। ओके, चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर सैयद अहमद खान को लेकर के सही है? तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला बोला हुआ है कि इन्होंने आर्ग्यू किया था कि इंडिया वॉज अ फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटीज बेस्ड ऑन कॉमन डिसेंट, यानी कि यहां पर कई राज्यों का आपस में एक समझौता है, भारत कई राज्यों के समझौते से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये उनका कंसेप्ट था। सर सैयद अहमद खान की जब आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें उनकी विचारधारा के बारे में पता चलेगा कि यस, हिज आर्ग्यूमेंट, हिज कंसेप्ट वाज दिस। इसमें पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को की फिलॉसफी को सपोर्ट किया गया था, मतलब ये आईएनसी के थ्योरी फिलॉसफी के बिल्कुल सिमिलर इनकी विचारधारा थी। तो ये गलत हो गया। ध्यान रखना, सर सैयद अहमद खान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध किया था, ठीक है ना, जब ये बनी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। इसके बाद कह रहा है ही इमेजिन इंडिया एज अ नेशन स्टेट बेस्ड एज इंडिविजुअल सिटीजन राइट, ये भी गलत है बेटा। चौथा कह रहा है कि द करिकुलम एट द मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? सर सैयद अहमद खान जो है, इनको पहली चीज बेटा सर नाम की उपाधि दी गई थी। इनका नाम था सैयद अहमद खान, इनको सर की उपाधि दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। सर सैयद अहमद खान जो है ये इन्होंने मुस्लिम समुदाय में एजुकेशन रिफॉर्म लाने के लिए, उनको समझाने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन की पावर को इन्होंने अलीगढ़ में एक एंग्लो मॉमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। यही मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर बात की गई है मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यस, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिसके लिए इन्होंने वाइसरॉय ने 10,000 रुपए भी डोनेशन दिया था। और इसी कॉलेज का समर्थन, प्रश्न आया था पेपर में, यूपीएससी ने एग्जाम में दिया था कि किस किस ने इसका समर्थन दिया। तो ध्यान रखना, सभी लोगों ने, चाहे वहां पर हिंदू महासभा हो, चाहे वो आईएनसी हो, इन सब ने इसका समर्थन किया था, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कह रहा है कि इन्होंने इस कॉलेज में क्या करा था, मुस्लिम थियोलॉजी को यूरोपियन थ्योरी से, विचारधारा से अमलगमेट, जोड़ने का प्रयास किया। बिल्कुल सही, क्योंकि इनका मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन की पावर को मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को समझाना, उसकी महत्ता को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझाना अति आवश्यक है। तो क्योंकि इसकी पहली और चौथी स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। उन्होंने आपसे सिर्फ ये बोला है, पूछा है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसको लेकर के इसमें से कौन कौन से करेक्टली मैच है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं बेटा। देखो, जो कुंवर सिंह है, यहां पर लिखा है कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह वॉज फ्रॉम बिहार। कुंवर सिंह कहां से थे? बिहार से थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा कह रहा है वो नाना साहेब, नाना साहेब वॉज फ्रॉम कानपुर, तो ये तो ठीक है, नाना साहेब वॉज फ्रॉम कानपुर। फिर इसके बाद कह रहा है बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर जो है, अब ध्यान रखना है, बिरजिस कादिर बेगम हजरत महल, आपने सुना होगा बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, ये दोनों ही लखनऊ से थे। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों सही हो गई। इसके बाद लक्ष्मण राव झांसी, ये गलत हो गया बेटा, लक्ष्मण राव झांसी से ये नहीं थे। ये लक्ष्मण राव तो रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र थे, ठीक है, जो बहुत छोटे थे। तो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, ना कि उनके पुत्र ने, है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ली। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे, थिंकर्स,
ठीक है, जिनका प्रभाव गांधी जी के राजनीतिक विचारधारा के ऊपर पड़ा था। तो अब हम इसमें से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें उन्होंने लिखा है हेनरी डेविड थोरियो। तो ध्यान रखना ये एक अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन पोएट। तो आपने सुना होगा ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कंसेप्ट इन्हीं का है, ध्यान रखना। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का कंसेप्ट हेनरी डेविड थोरियो का ही है। ओके, दूसरा उन्होंने दिया हुआ है जॉन रस्किन। तो ये आपको पता होगा कि जॉन रस्किन के द्वारा किताब एक लिखी गई थी अनटू द लास्ट। तो इससे बड़े प्रभावित थे कौन? महात्मा गांधी जी, ठीक है ना, जॉन रस्किन से। इसके बाद तीसरा उन्होंने दिया जॉन मिल्टन और चौथा दिया टॉल्स्टॉय। तो आपने सुना होगा ना टॉल्स्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में। तो ये टॉल्स्टॉय जो थे इन्हीं के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी नॉन रेजिस्टेंस की, यानी कि आपको नॉन रेजिस्टेंस रहना है। तो अब आप ध्यान रखना गांधी जी के विचारधारा पर इन सब लोगों का बड़ा प्रभाव था। गांधी जी इन सब तीनों से 1, 2 और 4 इनसे बड़े प्रभावित थे। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? चार्ली। ओके, मैंने आपको यह भी बताया है कि ये इनके द्वारा इंपॉर्टेंट फीचर्स भी मैंने इसमें मेंशन करे हैं। ओके तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा गया है क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 का है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, इट इज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। और इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है, बहुत बड़े पैमाने में जो है इंडस्ट्रियल एरियाज में भी मूवमेंट हुए। तो ये ध्यान रखना ये क्विट इंडिया मूवमेंट का फीचर है। यस, बहुत बड़े पैमाने में जो है लार्ज स्केल मूवमेंट्स हुए थे। दूसरा कह रहा है लार्ज स्केल मूवमेंट इन्वॉल्व सब प्रिंसली स्टेट। नहीं बेटा, राजाओं की रियासतें इसमें शामिल नहीं थी। तीसरा, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ किसान सभा। यस, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जो है किसान सभाओं का आयोजन किया था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, उनको अवेयर किया जा सके और इस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस अभियान को गति प्रदान हो सके। ठीक है, तो इसमें पहला और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो बेटा इसलिए आंसर हो जाएगा चार्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपको दिए गए घटनाओं को क्रम में लगाना है। तो देखो सबसे पहली चीज, देखो सॉरी, क्वेश्चन है आपका यहां पर दी गई घटनाओं को आपको क्रम में लगाना है। अगस्त ऑफर आया था बेटा 1940 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्रम में लगा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर भी अल्फा हो गया। ये तो इजी था आपका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ज्योग्राफी को लेकर के। उन्होंने बोला है कि जो गर्मियां और सर्दियां साल में आती हैं इनका कारण क्या है। तो पहला बोल रहा है कि अपसौर उपसौर की वजह से। एपिलियन और पेरिलियन क्या होती है, जब पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा दूरी पर होती है तो एपिलियन, और जब सबसे नजदीक होती है तो पेरिलियन। और ये कब होती है? 4 जुलाई एंड 3 जनवरी। जब सबसे पास होती है तो 3 जनवरी, दूर होती है तो 4 जुलाई। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला उन्होंने स्टेटमेंट दी है, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से अपने अक्ष पर सोलर इंसोलेशन, सौर ऊर्जा का जो ऊर्जा जितनी आती है उसमें जो वेरिएशन है, या फिर पृथ्वी के रेवोल्यूशन अपने अक्ष पर झुकाव होने पर। अब ध्यान देखो चारों ऑप्शन में इंपॉर्टेंट क्या है। गर्मी सर्दी, पहली चीज समझे, ये सिर्फ तापमान की वृद्धि और तापमान में गिरावट को ही हम गर्मी सर्दी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां दिए गए विकल्पों में से आप चेक करें कि हमारी पृथ्वी सूरज की परिक्रमा जब लगाती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी पृथ्वी का अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर झुका होना। ठीक है, दूसरा जब पृथ्वी रिवॉल्व करती है उसी वजह से सीजन आते हैं। अगर रेवोल्यूशन ना हो तो आपने सुना होगा सीजन्स भी ना आए। तो हमारे पृथ्वी के झुकाव की वजह से जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहां पर तापमान ज्यादा हो जाता है, नीचे वाले हिस्से में तापमान कम, इसी को गर्मी सर्दी कहते हैं। और जब पृथ्वी रिवॉल्व करके दूसरी साइड आएगी तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा डेल्टा, सॉरी। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। अगर पृथ्वी का झुकाव ना हो तो भी दिक्कत आएगी, तो इसलिए सही विकल्प क्या है? डेल्टा। अगला प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि मान लेते हैं भारत में 12 बज रहे हैं तो आपको सैन फ्रांसिस्को तक का टाइम पीरियड निकालना है। अब देखो ध्यान रखें कि यूएसए ये आपका 122.5 डिग्री पर पड़ता है वेस्ट में, और इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो टाइम निकालने का मैंने आपको कई सारे प्रश्न कराए थे जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, तो बहुत इजी। आप ध्यान दें, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा है आपको, यू हैव टू टेक आउट द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स।
आपको अक्षांशों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहां पर डिफरेंस कितना आएगा, 82.5 को मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 302, यानी कि 203। कितना हो गया बेटा, 203। तो पहला स्टेप में आंसर आया 203। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 812। कितना हो जाएगा बेटा, 812। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा उत्तर में, 812। तो ये 812 जो आया ये मिनट आया। तो इस 812 मिनट को जब आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास करीब करीब 13 घंटे। अगर आप इसको 812 को ऐसे लिख लें, 812 डिवाइडेड बाय 60, तो ये करीब करीब 13 घंटे समथिंग मिनट्स आएगा। तो 13 घंटे आप अब क्या करोगे, तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था प्लस या माइनस करना। प्लस कैसे, अगर आप पूरब में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पश्चिम में जा रहे हैं तो माइनस करना है। तो इसीलिए आप जब 13 घंटे माइनस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अब आप माइनस करो 13 घंटे, दिन के 12 बज रहे थे, तो 13 घंटे जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो करीब करीब 11 के आसपास आ जाएगा। 13 घंटे में यही आ रहा है ना, 11। भाई दिन के 11, फिर रात के 11, 12 घंटे, 1 घंटा और कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली पिछले दिन के प्रीवियस डे के 11 बज रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ब्रावो। क्लियर हुआ बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, द डोल्ड्रम्स इज अ लो प्रेशर एरिया। जो डोल्ड्रम्स होते हैं ये लो प्रेशर एरिया है अराउंड इक्वेटर विच आर वेयर द प्रिवेलिंग विंड्स आर काम। तो ध्यान देखें, डोल्ड्रम्स जो होते हैं ये 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, प्रेशर लो, यानी कि हवा हल्की हो जाती है, तो उसको ज्योग्राफी की भाषा में लो प्रेशर कहते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है, बिकॉज इसी डोल्ड्रम्स को हम कहते हैं बेल्ट ऑफ काम या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है चिनूक, ये एक लोकल विंड है जो कि रॉकीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर से बहती है और ये गर्म होती है और ड्राई होती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्नो ईटर भी कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था पहले। तो चिनूक इज अ हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज, जो कि सर्दियों में चलती है और इसी वजह से वहां का तापमान बढ़ा देती है। तो तापमान के बढ़ने से क्या होगा, स्नो मेल्ट हो जाएगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा, इसलिए तो इसका नाम स्नो ईटर है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका चार्ली। चलिए अगला प्रश्न है, उन्होंने बोला है कि जो ब्यूफोर्ड स्केल है इट इज यूज्ड टू मेजर व्हाट। तो ध्यान रखना, ये ब्यूफोर्ड स्केल को मेजर किया जाता है विंड की वेलोसिटी को नापने के लिए। ठीक है, एयर प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर होता है और ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा विंड वेलोसिटी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, द कॉलीफ्लावर शेप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड फॉर्मेशन। ध्यान दो, स्ट्रेटस का मतलब मैंने आपको बताया था परत, क्यूमुलस का मतलब होता है हीप या फिर वर्टिकल। ठीक है, परत का मतलब होता है लेयर, निम्बस माने होता है रेन। ठीक है, और साइरस का मतलब होता है करली, बताया था ना मैंने। ठीक है, अब इनमें से क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं ये पफी होते हैं। कैसे होते हैं, पफी। पफी मतलब फूले हुए, जैसे कि गोभी का फूल, जैसे कि गोभी का फूल। मैंने आपको जब क्लाउड्स पढ़ाया था तो मैंने उसमें डेफिनेशन सबकी, फीचर्स सबके लिखवाए थे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्यूमुलस। ठीक है, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो इजी है, नहीं अगर आपने ये कंसेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो टफ लगेंगे क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है आपके सामने, उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जहां पर पंपास नाम की ग्रासलैंड्स पाई जाती है। तो ध्यान रखना, अर्जेंटीना में पंपास नाम की ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं। ब्राजील में इनको हम कंपोज, इन्हीं ग्रासलैंड को कंपोज या फिर लानोस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपके ग्रासलैंड्स हैं, अलग अलग कंट्री में ग्रासलैंड्स के नाम भी अलग अलग हैं। जैसे कहीं पर सवाना है, कहीं पर वेल्ड है, कहीं पर डाउन्स हैं, इजंट इट, कहीं पर स्टेपीज हैं, कहीं पर पुस्तेज है। तो ये ग्रासलैंड्स के नाम मैंने आपको अलग से कंट्रीज वाइज लिखवाए थे। ओके, अगला प्रश्न है आपका, उन्होंने बोला है कि AW, AF, CS, AM। तो ध्यान दें कि ये आपका कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने आपको कोपेन क्लासिफिकेशन पढ़ाया था क्लास में, इसके मैंने नोट्स भी लिखवाए थे और मैंने बताया था कि कोपेन के द्वारा 5 कैपिटल लेटर्स लिए गए थे, ABCDE, और उसके अलावा उन्होंने फिर कुछ स्मॉल लेटर लिए थे, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल f, स्मॉल m, स्मॉल w, स्मॉल s, स्मॉल h,
है ना, स्मॉल के, तो इनके द्वारा उन्होंने उन कोड वर्ड्स का प्रयोग करके क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था। तो अगर मैं उसी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को आप देखें, जैसे ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ध्यान देना, एफ का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा, समझ रहे हो आप, इजंट इट। एम माने में होता है मॉनसून, एम माने क्या होता है, मॉनसून होता है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताएं कि ए डब्ल्यू उन्होंने बोला है, पहला क्या है ए डब्ल्यू, तो ए डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो ट्रॉपिकल एरिया हो। तो ट्रॉपिकल एरिया इसमें से कौन सा होगा, अमेजन वाला ट्रॉपिकल एरिया है। फिर उन्होंने बोला एएफ, एएफ में उन्होंने बोला है कि जहां पर वर्ष भर वर्षा होती हो, वर्ष भर वर्षा, तो वर्ष भर वर्षा कहां होगी, इक्वेटोरियल एरिया में। तो इसका मतलब ए का 4 और सॉरी ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4, ये तो कंफर्म हो गया। तो ए का 3 और बी का 4 किस में आ रहा है, चार्ली में आ रहा है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा, चार्ली, ठीक है ना। और एएम माने क्या हो गया, एएम का मतलब होता है मॉनसून वाला, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर आप देखें तो इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो वो भी मैच कर गया, गॉट इट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला उन्होंने पूछा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉनसून। अब आपको एक तरफ क्लाइमेट दिए हुए और पूछा गया है कि यह प्रकार का क्लाइमेट कहां पे पाया जाएगा। तो ध्यान दें, यहां पर एवरग्रीन का मतलब होता है जहां पर वर्ष भर वर्षा होती हो। तो वर्ष भर वर्षा कहां होती है, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे इनमें से कौन सी कंट्री होगी, तो आप कहेंगे सर इंडोनेशिया। तो ए का तो 4 हो गया कंफर्म, तो आंसर या तो ब्रावो और चार्ली तो होगा ही नहीं, आंसर होगा अल्फा या डेल्टा। दूसरा ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, अब मॉनसून फॉरेस्ट कहां पर होगा, तो आप कहेंगे सर मॉनसून फॉरेस्ट जो होता है ये आपका इंडिया वाले लैटिट्यूड में। तो इंडिया वाले लैटिट्यूड में इसमें से कौन सी कंट्री लाई करती है, तो आप कहेंगे सर म्यांमार लाई करती है। तो अगर म्यांमार लाई करती है, बी का 2 हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया अल्फा। आ गई बात समझ में कि ऑप्शन बेस भी हमारे लिए जल्दी हो रहा है। बाकी अगर आप मैच करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। तो देखो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का मतलब होता है 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड वाला, तो वो केवल ऑस्ट्रेलिया है जो 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड पर लाई कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई करता है ऑस्ट्रेलिया। तो डी का 5 इसमें आ ही रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया है कि जो शेडेड एरिया है आपको दिखा रखा है, नॉर्थ अमेरिका का मैप है और इस शेडेड एरिया को बताना है कि ये कौन सा एरिया है। तो देखो ये नॉर्थ अमेरिका का फ्लोरिडा वाला पार्ट है, यहीं पर आपके एप्लाशियन माउंटेन्स भी है ना, इसी के बगल में यहाँ येलोस्टोन नेशनल पार्क वगैरह भी है। ओके, यहाँ आपका ये मैक्सिको वाला पार्ट भी आ गया। अब ये पर्टिकुलर जो टेरिटरी आपको दिखा रखी है शेड करके, तो अब आप ध्यान दें कि ये 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड तो है ही नहीं, आप समझे 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड है नहीं, क्योंकि जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है वो ये वाला चला गया, 40 से ऊपर भाग है, तो मेडिटेरेनियन नहीं हो सकता। स्टेपीज जो है, ये स्टेपीज जो है ये यूरोप में है, ये कहां पर है बेटा, यूरोप में है। सेंट लॉरेंस यहां है बेटा, दिस इज सेंट लॉरेंस, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। जो सेंट लॉरेंस है वो अमेरिका के इस वाले पार्ट में पड़ता है, ठीक है। मेडिटेरेनियन जो है वो इस वाले पार्ट में पड़ता है, स्टेपीज यूरोप का पार्ट है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रावो। अगला प्रश्न, उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा मेटामॉर्फिज्म की वजह का एजेंट नहीं है। मेटामॉर्फिज्म मैंने आपको बताया था रूपांतरण, जो रूपांतरण का एजेंट नहीं माना जाएगा। तो ध्यान है, रूपांतरण का मतलब क्या होता है, जैसे चूना पत्थर मार्बल में कन्वर्ट हो गया, तो जो चूना पत्थर मार्बल में संगमरमर में कन्वर्ट हुआ, या तो वो हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से हुआ होगा, इजंट इट। तो यहां पर मेटामॉर्फिज्म रूपांतरण किसी हीट नेचर के फिनोमिना के द्वारा हो सकता है, हीट या प्रेशर के द्वारा हो सकता है। तो हीट, कंप्रेशन या सॉल्यूशन, है ना। तो ये डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना, डिसइंटीग्रेट होना, जिसमें वेदरिंग में हमने पढ़ा था, वेदरिंग नाम का टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा था। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सॉइल, रेड सॉइल कैसे बनती है, तो मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेनाइट और नीस नाम की चट्टानों के डिकम्पोजिशन से जो है रेड सॉइल बनती है। तो डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, तो टूटने की वजह से चट्टानें नहीं बनेगी, तो वो मेटामॉर्फिज्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये डिकम्पोजिशन जो है मेटामॉर्फिज्म के एजेंट में नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर है आपका चार्ली। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ग्लेशियल डिपोजिशन में ग्राउंड वाटर। अब इनकी वजह से, ये तो एजेंट हुए है ना, इनकी वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इनकी वजह से बनने वाले जो लैंडफॉर्म इन्होंने दिए हैं, एक बार आप चेक करो। केमिकल वेदरिंग माने क्या होता है, केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के संग, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के संग रिएक्शन हो जाना चट्टानों का। तो यहां पर ऑक्सीडेशन आपने केमिकल वेदरिंग में पढ़ा था, तो ए का तो 2 है कंफर्म।
बायोलॉजिकल वेदरिंग में मानव, जानवर और वनस्पति आते हैं। तो प्लांट रूट्स बायोलॉजिकल वेदरिंग में आ गए। भाई पेड़ों की जड़ें घरों के अंदर घुस जाती हैं, पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर तक जाती है, तो वो क्या करती है, वेदरिंग करती है। ग्लेशियर डिपोजिट्स यानी कि ग्लेशियर की वजह से जो डिपोजिशन बना है, तो टिल एक प्रकार का ग्लेशियर डिपोजिशन है। मोरेन हो गया, सर्क हो गया, टान हो गया, ये सब ग्लेशियर की वजह से बनते हैं। फिर ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है, ग्राउंड वाटर यानी कि गुफाओं में आपने कुछ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आते हुए चट्टानें देखी होंगी। वो नुकीली चट्टानों को जो ऊपर से नीचे आती हैं वो उन्हें कहते हैं स्टैलेक्टाइट। तो वो ग्राउंड वाटर की वजह से बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप चेक करेंगे तो 2, 3, 1, 4, तो वो किस में आ रहा है, अल्फा में। तो करेक्ट आंसर हुआ बच्चों अल्फा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको चट्टानें दी गई हैं, रॉक्स सॉरी चट्टानें दी गई हैं, इजंट इट, और दूसरी तरफ उसका कंपोजिशन के बारे में पूछा गया है। तो लेट्स सी, जो सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन, कोल, शेल, देखो रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द पीट और ऑर्गेनिक डिपॉजिट। अब ध्यान दो, यहां पर एक वर्ड आ गया पीट। तो ये जो पीट नाम का जो वो आया है, तो ये पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस आपने किसके संदर्भ में पढ़ा था, कोल, तो यानी कि सी का 1 हो गया। फिर ये बोला है क्ले ब्रेकिंग इजीली इनटू फ्लैट फ्लेक प्लेट्स, ठीक है, चलो अभी हो सकता है शायद नहीं पता हो। कैल्शियम कार्बोनेट तो पता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये किसका हो सकता है, लाइमस्टोन को ही तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, तो बी का 3। तो बी का 3 और सी का 1 किस में आ रहा है, वो केवल एक ही में आ रहा है, अच्छा 2 में आ रहा है, एक और आपको देखना पड़ेगा। सीमेंटेड सैंड ग्रेन्स, तो जो शेल होता है वो सीमेंटेड सैंड ग्रेन्स होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं नॉट सीमेंटेड, ये होता है बेटा सीमेंटेड सैंड ग्रेन्स, सैंडस्टोन, हाँ ये हो जाएगा आपका सैंडस्टोन के लिए, बलुआ पत्थर के लिए, ये बलुआ पत्थर के लिए हो जाएगा, और शेल में आपका आ जाएगा क्ले वाला। तो इसलिए राइट आंसर है इसका बेटा डेल्टा। दोबारा देख लो, जो चूना पत्थर है लाइमस्टोन चूना पत्थर, और पीट कोल, ये एक आपको हिंट मिली। दूसरा उन्होंने यहां दिया हुआ है सैंड ग्रेन्स, तो वो किस में है, सैंडस्टोन में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, डेल्टा। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाउल शेप डिप्रेशन क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लेशियल इरोजन हाई ऑन द माउंटेन साइड इज कॉल्ड एज। अब ध्यान दो, ये इस तरह का बाउल शेप क्या होती है, ये बाउल शेप होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है ग्लेशियर की वजह से किसी पर्वत की साइड में, उसे क्या बोलते हैं। तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं, हालांकि मैं क्लास में टोपोग्राफी में बता चुका हूं कि ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर ये बर्फ पड़ गई, तो बर्फ में ये जो बर्फ है, ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर में बहुत वजन होता है, तो ये ग्लेशियर इस पहाड़ को काटेगा, इससे रगड़ खाते हुए इसके चट्टान को तोड़ेगा, और इसके चट्टान को जब तोड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्लेशियर होता है वो मूव करता है, तो ये धीरे 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 मूव भी करेगा, तो ये चट्टान की उस साइड को तोड़ देगा। तो जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो आपका यही पहाड़ की साइड जो है इस तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी, और इस तरह के कटाव को हम कहते हैं एक आर्म चेयर की तरह एज अ सर्क, क्या बोलते हैं, सर्क। और इसी सर्क में जब पानी भर जाता है तो इसे कहते हैं टान लेक, मैंने आपको टोपोग्राफी में पढ़ाया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डेल्टा। क्लियर है, तो यहां थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना जरूरी है बच्चों के लिए, उसने क्वेश्चन जो है यूपीएससी डायरेक्ट नहीं दे रही है। अगला उन्होंने बोला है कि इनमें से आपको करेक्टली मैच बताना है, नीस, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन आपको दिया हुआ है, और पूछा गया है कि इनसे सच में जो नीस का मेटामॉर्फिक रॉक है, तो ध्यान रखना जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट से नीस बनता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक है, बिल्कुल सही। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, मैंने बताई दी, ग्रेनाइट ही तो नीस में कन्वर्ट होता है, तो पहला दूसरा दोनों सही। और सैंडस्टोन बलुआ पत्थर एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये तो तीनों मैच है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डेल्टा। एग्जाम लिए तो पूछे थे आपसे। अगला प्रश्न है आपसे कॉर्पोरेशन टैक्स, तो याद रखो बच्चों, किसी भी कंपनी के ऊपर लगने वाला जो टैक्स होता है उसे आप क्या बोलते हैं, कंपनी की इनकम पर लगने वाला टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इनकम टैक्स भी डायरेक्ट है, तो कौन लगाएगा, केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है। अगला उन्होंने बोला है कि विच बैंक इज लिमिटेड टू द नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस। तो ध्यान देना, एग्रीकल्चर को लेकर के ही एक बैंक का निर्माण किया गया था, नाबार्ड। ये आरबीआई तो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, ये फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए बैंक है, ये कॉमर्शियल बैंक है, और ये एग्रीकल्चर को लेकर के बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, ब्रावो।
नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इनटू पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ड ऑन। तो ठीक, आप मुझे बताओ कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो इसमें किस चीज का फर्क होता है? ओनरशिप का। तो ओनरशिप के आधार पर तो इंटरप्राइज होती है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में मैक्सिमम शेयर प्राइवेट के हैं तो वो प्राइवेट कंपनी हुई, और अगर सरकार के हैं तो पब्लिक कंपनी हुई। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज और प्राइवेट इंटरप्राइज। तो समझ में आया ना, ओनरशिप के आधार पर। इजी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लॉज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान दो, जो WTO है, ये WTO का पहला नाम था गैट। इसका नाम WTO कब पड़ा? 1995 में। वर्ल्ड में ट्रेड जो आपके नॉर्म्स हैं उसको स्थापित करते हैं, ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, ट्रेड के जो बैरियर्स हैं उनको कम करने का प्रयास इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो इनका काम क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स विद नेगोशिएशंस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कंट्रीज हैविंग डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ध्यान देना, ये जो चार्ली स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो ध्यान, मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का यही रोल है। किसी भी देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब ये पर्टिकुलर जो है IMF इसको प्रोवाइड कराता है। तो ध्यान है, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्लॉज नहीं है, तो यही इसका क्लॉज नहीं है। ये IMF का ऑब्जेक्टिव है। बाकी ये सारे ऑब्जेक्टिव किसके हैं? WTO के। लेकिन ये वाला ऑब्जेक्टिव किसका है? IMF का। ठीक है। अगला प्रश्न है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ध्यान दो, जो अभी मैंने आपका नाम लिया IMF, तो IMF की करेंसी क्या है? SDR। आपने पढ़ा होगा जीके में, IMF की करेंसी क्या है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो SDR क्या होता है? मानो किसी पर्टिकुलर देश को पैसा चाहिए तो वो अपने SDR जो है IMF को बेच करके पैसा ले सकती है, किसी दूसरी कंट्री को बेच करके। तो जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ये किसके वो हैं? इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो ध्यान देना कि साउथ वेस्टर्न कमांड, आपने सुना होगा साउथ वेस्टर्न कमांड जो है इट इज इन जयपुर। ओके। आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज इन शिमला एंड सेंट्रल कमांड इज इन लखनऊ। तो यहां साउथ ईस्टर्न कमांड जो है ऐसी कोई कमांड नहीं है, साउथ ईस्टर्न कोई आर्मी की कमांड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, किस कंट्री ने यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी को जो है 6 महीने के लिए 2023 में लिया है? तो इसका डायरेक्ट आपका ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इट इज बाय स्वीडन। ये मैंने आपको जो मैगजीन्स प्रोवाइड कराई हैं उसमें आपका एक क्वेश्चन प्रश्न है। उन्होंने बोला, अच्छा ये बता देता हूं, ये हर 6 महीने में चेंज होती रहती है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, नए गैबोन के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, तो इसमें आंसर है रोज क्रिस्टियन ओसुका रेपोंडा। ठीक है ना। तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है आप उसमें से चेक कर सकते हैं। हम आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराते हैं और मार्क भी कराते हैं, तो उसमें से आप डायरेक्टली इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपकी मार्च की मैगजीन में इसका है। ठीक है, मार्च वाली मैगजीन को आप चेक करना, मिल जाएगा। प्रश्न है, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी द फर्स्ट फीमेल पायलट जो है, पहली महिला पायलट इंडियन एयरफोर्स में, तो इन्होंने एक एक्सरसाइज वीर गार्जियन में जो है भाग लिया है। तो ये कहां पर होने वाली है, कौन सी कंट्री में? तो इसका आंसर है बेटा जापान। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में जो है RBI के द्वारा RBI के जो डिप्टी गवर्नर है उनको रीअपॉइंट किया गया है। तो इसमें ध्यान रखना, इट्स आंसर इज डॉक्टर MD पत्रा। इनका नाम है माइकल देबव्रत पात्र। ठीक है, माइकल देबपत्र पात्रा। ओके। एनीवेज, विच ऑफ द फॉलोइंग, करंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। इनमें से कौन सी बैंक ने एक समझौता किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ एक सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए? तो ध्यान रखना, इसका आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड, किस राज्य ने, कौन सा राज्य डिक्लेयर किया गया है पहला राज्य जिसने पूरा डिजिटली अपने आप को जो है बैंकिंग सर्विसेज में कन्वर्ट कर लिया? तो इट्स आंसर इज केरला। ठीक है। नेक्स्ट RBI के रीसेंट अध्ययन के बाद किस राज्य ने जो है हाईएस्ट GST कंपनसेशन केंद्र से रिसीव किया है? तो इसका आंसर है बच्चों महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा GST कंपनसेशन जो है महाराष्ट्र को दिया गया है RBI के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म बना है जिससे कि आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो होते हैं ना बेटा, उसमें आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो? तो ध्यान रखना, इट इज
गोल्डन पाई, ठीक है। ये आपकी ज़ेरोधा नाम की आपकी एक, आपने सुना होगा ज़ेरोधा नाम का एक कंपनी है, ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो गोल्डन पाई जो है वो ज़ेरोधा नाम से, जैसे आपने कुछ ट्रेडिंग सुने होंगे, ग्रो ऐप्स है आपके, ज़ेरोधा है ना, और भी दो चार ट्रेडिंग वो है जिससे कि आप अपना यहाँ पर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अपना जो है डीमैट अकाउंट ओपन करके सिप वगैरह या म्यूचुअल फंड वगैरह खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो गोल्डन पाई इसका आंसर। ओके, एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड किसने रिसीव किया है, जिसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा के वेणु, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बच्चों? के वेणु। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विच फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट हैज वॉन द प्लैटिनम अवार्ड इन द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो बेटा इसका राइट आंसर है ई नैम। ये ई नैम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये हमारे देश का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके द्वारा इसको प्रमोट किया गया है, ई नाम, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ओके, डिजिटली। नेक्स्ट है संविधान। अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया आपका। कॉन्स्टिट्यूशन ने सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार माइनॉरिटीज को दिए हैं, बिल्कुल सही, आर्टिकल 29 में। दूसरा कह रहा है कि संविधान के मुताबिक कोई भी वर्ग जो है, कोई भी वर्ग अपनी डिस्टिंक्ट धर्म, कस्टम या ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने का अधिकारी है। तो बेटा यहां पर धर्म की बात नहीं लिखी गई है, कस्टम कल्चर की बात की गई, लेकिन धर्म की बात ऐसी नहीं लिखी है, वो 25 में है ना। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? अल्फा। करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? अल्फा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ध्यान रखना, एक NCSC और NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसको बाइफरकेट किया गया। ओके, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? तो इट वाज ड्यूरिंग 89th अमेंडमेंट। 89th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 338 में कैपिटल ए जोड़ा गया। पहले सिर्फ आर्टिकल 338 था, उसमें 338 कैपिटल ए जोड़ा गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर है 89th अमेंडमेंट, चार्ली, ऑप्शन। नेक्स्ट है, लोकसभा को के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो उन्होंने बोला है कि इसमें जो लोग हैं, जो व्यक्ति आते हैं, वो चूज किए जाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, वयस्क मताधिकार के आधार पर। बिल्कुल सही बात है, वोटिंग होती है पब्लिक, डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा लोकसभा का चुनाव किया जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, जो कि 530 जो है इलेक्शन के द्वारा और 22 जो है यूनिट टेरिटरीज को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। जो 552 है पहली चीज, अब इसकी स्ट्रेंथ 550 हो चुकी है। इन 550 में से 530 तो राज्यों को दी जाती है, लेकिन 20 यूनियन टेरिटरीज को दी जाती है, और उन्होंने यहां क्या लिखा है? 22। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। तो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर हो गया अल्फा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को लेकर के राष्ट्रीय आयोग, महिला राष्ट्रीय आयोग को लेकर के कौन सा कथन सही है? पहला, जो आयोग है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो पहली चीज यहीं पर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। तो यहां पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। इट वॉज एस्टैब्लिश इन जनवरी 1994। तो यहां ध्यान रखना, ये 1992 में स्थापित किया गया था संसद के द्वारा। तो ये भी एक स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इसलिए आंसर क्या हो गया बेटा? डेल्टा। मैंने दोनों बताया कि दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस कर सकती है, लेकिन वोट नहीं कर सकती उन खर्चों पर जो कंसोलिडेटेड संचित निधि से निकाले जाते हैं। तो ध्यान देना, जो सैलरी वगैरह होती है, ठीक है, इस पर कोई वोटिंग नहीं होती। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, पार्लियामेंट डिस्कस कर सकती है लेकिन उस पर कोई वोटिंग नहीं होती है। ओके। दूसरा, संसद जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है या खत्म कर सकती है डिमांड फॉर ग्रांट जो यूनियन गवर्नमेंट ने करी है। तो ध्यान है, बजट में एक डिमांड फॉर ग्रांट आता है। मैंने आपको बताया था, बजट पेश किया जाता है, बजट में हर मंत्रालयों की मांगे होती है, उन मांगों पर परमिशन देना ही डिमांड फॉर ग्रांट होता है। वो एक प्रकार का बिल है, ये आर्टिकल 115 में। तो ये डिमांड फॉर ग्रांट जो है ये आपका आर्टिकल 115 है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत क्यों हुई? क्योंकि पार्लियामेंट इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकती या खत्म नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने जो मांगे
मांगी है, जो मांगे रखी है मंत्रालयों की, उसको पास कराना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, वरना लोकसभा भंग हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अल्फा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है संविधान सभा को लेकर के इनमें से कौन सा कथन सही है? जो संविधान सभा का आइडिया है वो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था। तो ध्यान देना, यहां पर आपको मैं बता दूं, एम.एन. रॉय ये भारत के संविधान निर्माताओं के में से एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। या तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है, वरना एम.एन. रॉय का नाम आता है। बहुत ही विद्वान थे, ध्यान रखना। ये यूएनएससी के मेंबर भी रह चुके थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये जज रह चुके थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो ध्यान रखना, ये आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में दिया गया था और इसकी पहली ही स्टेटमेंट सही है, हमें आगे जाने की जरूरत होगी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे बता देता हूं बाकी स्टेटमेंट गलत क्यों है। उन्होंने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस डिमांड को 1920 में एक्सेप्ट किया। अरे जब आइडिया 1934 में दिया तो 20 में कैसे एक्सेप्ट करेगी, गलत हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था इंडियन डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II। नो बेटा, करा ही नहीं, इजंट इट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप अंडर माउंटबेटन, नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो जो इसमें डेल्टा ऑप्शन गलत क्यों हुआ, तो यहां पर उन्होंने बोला है कि संविधान सभा को सेटअप किया गया था माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत, तो यहां गलत हुआ बिकॉज ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेटा ध्यान दो, उसमें क्वेश्चन दिया है कि हर एमएलए की दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये दोहरी जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? अगर कोई एमएलए मिनिस्टर है, ध्यान देना यहां पर, अगर कोई एमएलए मिनिस्टर है तो उसकी दोहरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एज एन एमएलए उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है और एज अ मंत्री उसको कार्यपालिका का हिस्सा भी होता है। भाई एमएलए है, वो मंत्री है, वो एमएलए मंत्री है, तो वो लेजिस्लेचर का तो पार्ट तो है ही। भाई हर एमएलए, हर विधायक विधायिका का भाग हिस्सा होता है, लेकिन अगर वो एमएलए मंत्री है तो वो कार्यपालिका का भी हिस्सा होता है। तो वो ऐसे एमएलए जो मंत्री हैं उनकी दोहरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी स्टेटमेंट की, एज एन एमएलए ही इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यही मैंने आपको बताया कि एमएलए अगर एज एन एमएलए देखें तो उसकी जिम्मेदारी विधायिका के प्रति है, और अगर एज ए मिनिस्टर देखें तो वो कार्यपालिका का हिस्सा भी है। तो इसलिए इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा ब्रावो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की मॉक टेस्ट सीरीज का। क्वेश्चन है कि व्हाट डू वी मीन when we say fundamental rights are not absolute। अब ध्यान देना कि मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। इससे क्या तात्पर्य है? यानी कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं क्या उस पर कोई प्रतिबंध, क्या उनको सीमित नहीं किया जा सकता? एब्सोल्यूट का मतलब होता है सीमित नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ये अगर हम अच्छे नागरिकों की बात कर रहे हैं, अगर आप अच्छे नागरिक हैं तो आपको मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, अपनी सीमाओं के बाहर जाएंगे, तो राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था आर्टिकल 19(1) में। अब हमें विचारों की अभिव्यक्ति है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम जाकर के किसी व्यक्ति को गाली दें विचारों की अभिव्यक्ति के तौर पर, इजंट इट। हमें एसोसिएशन, असेंबल, भीड़ इकट्ठा करने की आजादी है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम वेपन्स लेके साथ उस भीड़ को इकट्ठा करें, इजंट इट। तो ध्यान रख देना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, भारत की अखंडता पर सवाल उठाना, तो इस तरह के कई प्रकार के प्रतिबंध मैंने आपको बताए थे। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं सीमित किए जा सकते हैं। तो यहां देखो ऑप्शन में क्या दिया है, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से? चार्ली। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स आर रीजनेबल, आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो बच्चों मैंने कोशिश करी है कि बहुत कम टाइम पे, बहुत सीमित समय में आपके 50 क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष जो है एक्सप्लेन किए हैं मैंने। तो आपको शायद मजा भी आया होगा। थोड़ा हो सकता है कुछ बच्चे जो फ्रेशर्स हैं उनको अच्छा ना लगा हो, बिकॉज मैंने ये एक सीरीज उनके लिए स्टार्ट करी है जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, या अगर कोई अपनी तरफ से किसी और कोचिंग में भी पढ़ा है तो उसको भी हेल्प मिलेगी। बाकायदा आपने पहले पढ़ा है तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट इसमें छुपे हुए हैं जो कि कोचिंग में टीचर्स के द्वारा ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, मेरी तरफ से आप सबको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। टिल देन, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सबको जय हिंद, जय भारत।